13 अप्रैल बुधवार दिन भर में स्वागत है आपका। मैं हूं फैसल मोहम्मद अली। चीन में कोरोना का प्रकोप जारी। शंघाई में हजारों लोग क्वारंटाइन सेंटर्स में बंद। शंघाई में दसियों हजार लोगों को सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स में जबरन रखा गया है। श्रीलंका ने बाहर बसे लोगों से विदेशी मुद्रा भेजने का अनुरोध किया। देश में दवाओं तक की भारी किल्लत। केवल सरकारी डॉक्टर ही नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हालात की गंभीरता की ओर इशारा कर रहे हैं। और दुनिया जहान में सुनेंगे क्या भविष्य में ड्रोन से तय होगी जंग में जीत या हार। These have a real asymmetrical advantage for groups or countries. ऐसे देश जो अपनी सेना पर लाखों अरबों खर्च। सब आगे, लेकिन पहले बीबीसी समाचार। बीबीसी समाचार। रूस ने दावा किया है कि मारियोपोल में यूक्रेनी सेना के 1000 से अधिक लोगों ने हथियार डाल दिए हैं। यूक्रेन इससे इनकार करता है और उसका कहना है कि ये टुकड़ियां दूसरे दस्ते में चली गईं। मारियोपोल उन शहरों में से है जो लगातार रूसी फौजों के घेरे में रहा है। शहर के मेयर ने कहा है कि 21,000 से अधिक नागरिकों की मौत हो चुकी है और लाखों वहां से निकल जाने को इनका इंतजार कर रहे हैं। मेयर के एक सहयोगी ने कहा कि रूस वहां विजय परेड निकालने की योजना बना रहा है। युद्ध के जानकार मानते हैं कि मारियोपोल की जीत जंग के दूसरे फेज की शुरुआत होगी। रूस की फौजों को दक्षिण और पूर्व में एक बड़ा हिस्सा जुड़ा हुआ मिल जाएगा, जिससे सेना और दूसरे सामानों को एक से दूसरी जगह ले जाने में आसानी होगी। जर्मनी की अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में एक जानी मानी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने इस साल अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी की भविष्यवाणी को कम करके 2.7% कर दिया है। ये उस अनुमान से 2% कम है जो उन्होंने अक्टूबर में लगाई थी। इंस्टीट्यूट का कहना है कि यूक्रेन युद्ध के कारण अर्थव्यवस्था में धीमापन आ रहा है, जबकि कोरोना के कारण उस पर पड़ा प्रभाव पूरी तरह से अभी खत्म भी नहीं हुआ था। अगले साल के लिए जर्मनी की अर्थव्यवस्था की बढ़ोतरी को 3% बताया जा रहा है, लेकिन संस्था ने चेतावनी दी है कि अगर रूस से ऊर्जा का आयात रुकेगा तो जर्मनी की अर्थव्यवस्था मंदी में चली जाएगी। जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी मजबूत अर्थव्यवस्था बताई जाती है। अफ्रीकी देश घाना में महंगाई पिछले दशक भर में सबसे अधिक हो गई है। खाने पीने की चीज़ों की कीमतें 20% तक ऊपर चली गई हैं। सरकार ने कहा कि फरवरी में महंगाई दर 15% से अधिक थी, जो मार्च में 19.4% हो गई। ये केंद्रीय बैंक के 6 और 10% के टारगेट से बहुत अधिक रही। बैंक ने पिछले माह ब्याज दर बढ़ा दिया था, लेकिन जानकारों का मानना है कि इससे पश्चिमी अफ्रीका की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के संकट में चले जाने का खतरा है। न्यूयॉर्क में पुलिस ने कल सबवे में हुई गोलीबारी के लिए 62 साल के एक व्यक्ति फ्रैंक जेम्स के लिए लुकआउट नोटिस जारी किया है। पुलिस के अनुसार वो इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या उसका संबंध कल की घटना से है। पुलिस ने कल की घटना को लेकर कहा था कि एक व्यक्ति ने पहले तो धुएं के 2 कनस्तरों से हर तरफ धुआं एक सबवे में फैला दिया और फिर वो गोली चलाने लगा। कम से कम 33 बार गोली चलाई गई, जो 10 लोगों को लगी। कहा गया कि जिन्हें गोली लगी है उनके जिंदा रहने की पूरी उम्मीद है। फिलीपींस में अचानक से आए तूफान में कम से कम 56 लोगों की मौत हो गई है। तूफान की वजह से तेज सैलाब आया और जमीन के धंसने का मामला भी सामने आया है। समझा जाता है कि मौतों की तादाद और बढ़ सकती है, क्योंकि बचाव कर्मी अभी भी मलबे के नीचे दबे शवों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्षतिग्रस्त लेटे सूबे में कई जगहों पर लोग हाथों से मलबों को खोदकर रिश्तेदारों की लाश ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सेना का कहना है कि तकरीबन 6 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। बांग्लादेश की एक अदालत ने प्रख्यात लेखक प्रोफेसर हिमायू आज़ाद की हत्या के लिए 4 इस्लामी चरमपंथियों को मौत की सज़ा सुनाई है। पुलिस के अनुसार इन लोगों ने कई अवार्ड हासिल कर चुके लेखक को साल 2004 में एक बुक फेयर के बाहर बुरी तरह से कत्ल कर दिया था। मुस्लिम बाहुल्य देश में फ्री स्पीच समर्थकों की हत्याओं का जो सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ था, उसमें ये पहली हत्या थी। जर्मनी में इलाज के दौरान बाद में प्रोफेसर आज़ाद की मौत हो गई थी। पुलिस का कहना था कि चारों कातिलों का ताल्लुक उग्रवादी समूह जमायतुल मुजाहिदीन बांग्लादेश से था। इस संगठन पर बांग्लादेश में प्रतिबंध है। हत्या में शामिल 2 अन्य लोगों को भी मौत की सजा सुनाई गई, हालांकि वो अब तक फरार हैं। बीबीसी समाचार। इस वक्त मेरी स्टूडियो की घड़ी में 7:35 हुआ चाहता है
बीबीसी हिंदी के डिजिटल बुलेटिन के साथ मैं फैसल मोहम्मद अली। नमस्कार। कोरोना के बढ़ते मामलों की खबर। चीन में अधिकारियों ने लोगों को चेतावनी दी है कि अगर वो शहर के सख्त कोरोना नियमों का पालन नहीं करते तो उनके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। हालांकि शहर की कुल 2 करोड़ 50 लाख की आबादी में से कुछ लोग बाहर जा सकते हैं, लेकिन लाखों ऐसे हैं जिन्हें या तो घरों या फिर क्वारंटाइन सेंटर्स में रखा गया है। उनसे साफ तौर पर कहा गया है कि वो न तो अपने घरों पर लगाए गए सील्स को तोड़ सकते हैं, न ही कोविड टेस्ट के लिए मना कर सकते हैं और ना ही ये कह सकते हैं कि वो क्वारंटीन सेंटर्स नहीं जाएंगे। शंघाई में कल गिरावट के बाद कोविड के मामले आज और बढ़ गए। 1200 लोग गंभीर अवस्था में अस्पतालों में भर्ती हैं, जबकि हजारों का इलाज वहां जारी है। शंघाई के क्वारंटाइन सेंटर से बीबीसी संवाददाता रॉबिन ब्रांड की रिपोर्ट सुना रहे हैं अंजुम शर्मा। शंघाई में दसियों हजार लोगों को सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स में जबरन रखा गया है। शंघाई चीन के सबसे उन्नत शहरों में से एक है और यहाँ कईयों के लिए हालात काफ़ी ख़राब हैं। हमने एक 26 साल की महिला से बात की। चीन में सख्ती की वजह से वो अपना नाम नहीं बता सकती। उनका कुछ दिन पहले ही कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया था, लेकिन शंघाई में आपको कोविड लक्षण हो या ना हो, आपको जबरन क्वारंटीन में रहना ही है। 26 साल की इस महिला ने सरकारी क्वारंटीन सेंटर्स के हालात बयां किए और बताया कि कैसे अस्पताल छोटे छोटे कैबिन्स में बटा हुआ है। मैं जैसे ही केबिन अस्पताल पहुंची तो मेरे आंसू छलक गए। पहले हमें बाकी लोगों के साथ रखा गया था। वहाँ हालात बहुत खराब थे। मेरी रूममेट और मुझे 2 कैंप बेड दिए गए। वहाँ पर सिर्फ एक टॉयलेट था, एक वॉश बेसिन था। बहुत से लोग एक दूसरे के बगल में सो रहे थे। मैं बहुत डरी हुई थी। मैं रोने लगी। चीन कोविड को रोकने के लिए कई तरीके अपना रहा है। जबरन क्वारंटीन में रहना उनमें से एक है। दूसरा है शहर में लॉकडाउन। शंघाई में रह रहे 2.5 करोड़ लोगों के साथ मैं भी पिछले 2 हफ्ते से क्वारंटीन में हूँ। लोग अपने गेट के बाहर कदम नहीं रख सकते। कई तो अपने घर के दरवाजे के बाहर तक भी नहीं जा सकते। खाने पीने के सामान के लिए भी लोग चिंतित हैं। कुछ के लिए पानी लाना तक मुश्किल हो रहा है। इस बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें कम्युनिस्ट पार्टी के अधिकारियों को फटकारते हुए देखा गया। ऐसे वीडियो यहाँ कम देखने को मिलते हैं, लेकिन पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। यहाँ सबकी बार बार टेस्टिंग की जा रही है। अब ये लड़ाई विज्ञान से ज्यादा बार बार लौटते वायरस और कम्युनिस्ट पार्टी की साख की लड़ाई बन गई है। कोरोना के पूरे देश में फैलने की आशंका को देखते हुए तमाम प्रांतों को इस तरह की कोविड सुविधाएं तैयार करने के लिए कहा गया है। बुजुर्ग, युवा, यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों को भी बिना परिवार के क्वारंटीन में रखा जा रहा है। यहाँ बच्चे अकेले क्वारंटीन सेंटर्स के बिस्तरों पर बिलख रहे हैं। गलियों को इस तरह से यहाँ बंद किया गया है कि कोई भी बाहर ना निकल सके। कह सकते हैं कि यहाँ लोग चीन में रहने की कीमत चुका रहे हैं। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि शंघाई में कोविड के मामले अब धीरे धीरे कम हो रहे हैं। आंकड़े ये भी दावा करते हैं कि इस बार कोविड से एक भी मौत नहीं हुई है, एक भी नहीं। 0 कोविड पॉलिसी चीन का लक्ष्य बना हुआ है। चीन अब भी ये साबित करने की कोशिश कर रहा है कि वो प्रकृति को भी हरा सकता है। रिपोर्ट सुना रहे थे अंजुम शर्मा। इस बीच ये बता देना ज़रूरी है कि भारत में भी हालात कुछ बेहतर नहीं नज़र आ रहे हैं। गाज़ियाबाद में कई स्कूल को बंद कर दिया गया है और दिल्ली मेट्रो में, जहां पिछले दिनों दिल्ली में और कई राज्यों में जो कोरोना नियमों में बदलाव किया गया था जिसमें मास्क पहनना ज़रूरी नहीं था, अब मेट्रो में मास्क पहनकर चलना ज़रूरी है। और अब रुख करते हैं श्रीलंका का। श्रीलंका ने विदेशों में बसे मूल नागरिकों से कहा है कि वो देश पैसा भेजें ताकि बेहद ज़रूरी भोजन और तेल की खरीदारी की जा सके और देश की बदतर हो गई अर्थव्यवस्था से निपटा जा सके। सेंट्रल बैंक के गवर्नर नंदलाल वीरासिंघे ने ये अपील श्रीलंका के उस फैसले के ठीक दूसरे दिन की है जिसमें कहा गया था कि विदेशी कर्ज की वापसी कुछ समय के लिए रोकी जा रही है। सरकार के पास विदेशी मुद्रा की इस कदर कमी है कि वो ज़रूरी खाने पीने की चीज़ें, तेल और दवाएं तक आयात नहीं कर पाई है। मुरलीधरन काशी विश्वनाथन की रिपोर्ट सुना रहे हैं प्रभात पांडे।
श्रीलंका में आर्थिक संकट की वजह से देश का पब्लिक हेल्थ सेक्टर बेहद प्रभावित हुआ है। डॉक्टरों ने आगाह किया है कि श्रीलंका सरकार ने अगर समय रहते कदम नहीं उठाए तो देश की स्वास्थ्य सेवाओं पर गंभीर असर पड़ेगा। सेंट्रल रीजन के पेरदाना अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि उनके पास पर्याप्त दवाएं नहीं हैं, इसीलिए ऑपरेशन टालने पड़ेंगे। सेंट्रल रीजन में 24 लाख लोग इन अस्पतालों पर निर्भर हैं। डॉक्टरों के इस बयान ने लोगों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। सरकारी डॉक्टरों का कहना है कि पेरदाना अस्पताल जैसे ही हालात का सामना दूसरे अस्पतालों को भी करना पड़ सकता है। ये डॉक्टर सरकार को खत लिखने के साथ साथ प्रदर्शन भी कर रहे हैं। केवल सरकारी डॉक्टर ही नहीं, पैरामेडिकल स्टाफ भी हालात की गंभीरता की ओर इशारा कर रहे हैं। यमुना कृशांति एक नर्स हैं। वो बताती हैं कि जख्मों पर लगाई जाने वाले स्पिरिट तक की कमी हो गई है। जरूरी उपकरणों की कमी है। हमें आम और डायबिटिक मरीजों के लिए जरूरी दवाएं नहीं मिल रही हैं। हमें जख्मों की सफाई में इस्तेमाल होने वाली सर्जिकल स्पिरिट तक नहीं मिल रही। हेल्थ वर्कर्स का कहना है कि हार्ट अटैक के मरीजों में ब्लड क्लॉट को कम करने में काम आने वाली दवाओं की कमी है। श्रीलंका फेडरेशन फॉर हेल्थ प्रोफेशनल्स के अध्यक्ष रवि कुमुदेश बताते हैं, मरीज ऐसी हालत में हैं कि उन्हें जो दवाएं मिल रही हैं उन्हीं से काम चलाना पड़ रहा है। हम मरीजों का इलाज समय पर नहीं करवा पा रहे हैं, इसलिए ऐसे हालात हैं कि जिन मरीजों को बचाया जा सकता है उनकी जान भी खतरे में पड़ जाती है। ये गंभीर स्वास्थ्य संकट है। सरकारी डॉक्टर्स एसोसिएशन के मुताबिक सरकारी अस्पतालों में जीवन रक्षक 5 दवाओं समेत कुल 180 जरूरी दवाइयों की कमी है। एसोसिएशन की मांग है कि श्रीलंका में इन दवाओं की कमी के बारे में जनता को बताया जाना चाहिए और हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया जाना चाहिए। गवर्नमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर वासन रत्न सिंघम ने बीबीसी को अपनी मांगों के बारे में बताया। जब हमने मंत्री से इस बारे में बात की तो पता चला कि कई जीवन रक्षक दवाओं समेत दूसरी जरूरी दवाओं की भी कमी है। सेंट्रल ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में दवाओं की कमी देखी जा रही है, इसलिए हमने स्वास्थ्य सचिव को खत लिखा है कि हेल्थ इमरजेंसी घोषित की जाए। प्राइवेट अस्पतालों ने दवाओं का अतिरिक्त स्टॉक जमा किया हुआ है, इसीलिए फिलहाल उन्हें दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन सच ये है कि प्राइवेट अस्पतालों में इलाज करवाना हर किसी के बस की बात नहीं है। दवा दुकानों को बिजली में कटौती और डीजल की कमी की वजह से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालात के बारे में हमने श्रीलंका सरकार से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन अब तक उनकी ओर से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। दक्षिण एशिया के देशों में श्रीलंका का हेल्थ सिस्टम बेहतर माना जाता है, लेकिन हालिया संकट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए खतरे की घंटी की तरह है। बीबीसी का है मुरलीधरन। और अब दुनिया जहान। दुश्मन पर भारी पड़ने के लिए परिवार, कबीले और मुल्क सदियों से नए नए हथियार तैयार करते आए हैं और उनका इस्तेमाल भी किया गया है। अब ऐसे हथियार भी उपलब्ध हैं जिनमें सामने आए बिना भी दुश्मन पर हमला किया जा सकता है। उसके बारे में जानकारियां इकट्ठा की जा सकती हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में देखा जा रहा है कि रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए यूक्रेन शक्तिशाली ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। जंग के मैदान से खबरें हैं कि उसे इसमें कामयाबी भी मिल रही है। रक्षा क्षेत्र में निवेश, लड़ाकू विमानों, टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के उत्पादन और हथियारों की संख्या के मामले में रूसी सेना यूक्रेनी सेना के मुकाबले बहुत बड़ी है, लेकिन यूक्रेन के लिए ड्रोन इस युद्ध में अहम साबित हो रहा है। युद्ध के मैदान में ड्रोन के बढ़ते इस्तेमाल से ये सवाल पैदा हो रहा है कि क्या ड्रोन युद्ध का भविष्य तय कर सकते हैं। दुनिया जहान में इस हफ्ते हम सवाल कर रहे हैं कि क्या भविष्य में ड्रोन के बीच लड़ाई होगी। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। इस साल फरवरी में रूसी सेना का विशाल काफिला यूक्रेन की राजधानी पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहा था। उधर कीव हमले का सामना करने की तैयारी कर रहा था। रक्षा क्षेत्र में निवेश, लड़ाकू विमानों,
टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के उत्पादन और हथियारों के मामले में रूसी सेना यूक्रेनी सेना के मुकाबले कहीं ज्यादा बड़ी है। लेकिन कुछ हफ्ते में ही ये स्पष्ट हो गया कि रूसी सेना आगे नहीं बढ़ पा रही थी। रूसी सैनिक लंबी सर्द रातें गाड़ियों में बिताने के लिए मजबूर थे। खुद को गर्म रखने के लिए उन्होंने गाड़ियों और टैंकों का इंजन चालू रखा था। इसका फायदा उठाया यूक्रेनी ड्रोन्स ने, जो रात में अंधेरे में गाड़ियों के इंजन की गर्मी से उनके ठिकाने का सटीक अंदाजा लगाकर उन पर हमले करने लगे। तो इस बार दुनिया जहान में सवाल ये कि क्या ड्रोन तय कर सकते हैं युद्ध का भविष्य? हम ये पड़ताल कर रहे हैं कि क्या भविष्य में युद्ध ड्रोन लड़ेंगे? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ विशेषज्ञों से बात की। पार्ट 1, ड्रोन का इतिहास। कैरोलाइन कैनेडी पाइप ब्रिटेन के लफब्रो यूनिवर्सिटी में वॉर स्टडीज की प्रोफेसर हैं। वो बताती है कि पहले वर्ल्ड वॉर के बाद जंग में दुश्मन से आगे रहने के लिए अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी बिना इंसान के विमान बनाने की कोशिश की गई। इसके तहत 2 चीजें बनी। पहला, मिसाइलें जो एक तय दिशा में जाकर खुद को और इस प्रक्रिया में लक्ष्य को नष्ट कर सकती थी। दूसरा, ऐसे व्हीकल्स जो साजो सामान पहुंचा सकते थे या फिर खुफिया जानकारी इकट्ठा कर सकते थे और जिनका बार बार इस्तेमाल संभव था। पहले विश्व युद्ध में नुकसान झेल चुके पश्चिमी देश ट्रेंच से जंग लड़ने की रणनीति का विकल्प चाहते थे। उन्हें ऐसे विमान चाहिए थे जो दुश्मन के भीतर से होकर नहीं बल्कि ऊपर से जा सके। वो पारंपरिक युद्ध से अपने सैनिकों को बचाना चाहते थे, साथ ही दुश्मन पर लगातार हमले कर उनका मनोबल तोड़ना चाहते थे। 1917 में ब्रिटेन और 1918 में अमेरिका ने पहले इंसान रहित विमान का परीक्षण किया। इन्हें पॉइंटलेस व्हीकल्स कहा गया। हालांकि इनका इस्तेमाल कभी नहीं हुआ। बाद में 1944 में हथियार के तौर पर विमानों का इस्तेमाल किया गया। नाजी जर्मनी के हथियारों के ठिकानों को तबाह करने के लिए अमेरिका मानव रहित विमान बना रहा था। एक अभियान के तहत विमानों को खाली कर उनमें विस्फोटक भरा गया। ये सही मायनों में मानव रहित विमान नहीं थे, क्योंकि पायलट और फ्लाइट इंजीनियर विमान को लक्ष्य के करीब 2000 फीट की ऊंचाई तक ले जाते, विस्फोटक के फटने की तैयारी करते और फिर कंट्रोल रिमोट ऑपरेटर को देकर विमान से बाहर कूद जाते। इस तरह के एक अभियान में अमेरिकी नेवी में पायलट रहे राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाई जोसेफ पी कैनेडी की मौत हो गई। विस्फोटक डिटोनेट करने से पहले ही उनके विमान में धमाका हो गया और पूरा का पूरा चालक दल मौत के मुंह में समा गया। ऐसे कुछ और हादसे हुए जिनके बाद ऐसे अभियानों पर रोक लगा दी गई। The Americans tell us they're winning the war. Well, here we are, we're right in the center of Saigon. सालों बाद वियतनाम युद्ध में खुफिया जानकारी इकट्ठा करने और प्रोपेगेंडा के लिए ऐसी इंसान रहित मशीनों का इस्तेमाल किया गया। वक्त के साथ तकनीक बेहतर होती गई और इनकी क्षमता भी बढ़ती गई। This would be really in the 1990s during the first Gulf War. 1990 के खाड़ी युद्ध और कोसोवो अभियान के वक्त लक्ष्य भेदने और तकनीक के मामले में स्थिति पहले से बेहतर थी। दावा किया गया कि अनमैन्ड एरियल व्हीकल से आम नागरिकों के लिए भी खतरा पहले से कम था। इनका इस्तेमाल चुने हुए ठिकानों और दुश्मनों को खत्म करने के लिए किया जाने लगा। इसका असर भी दिखा और खाड़ी युद्ध में अमेरिकी नेतृत्व वाले गठबंधन सेना को कम नुकसान झेलना पड़ा। 9/11 की घटना और उसके बाद इराक और अफगानिस्तान युद्ध के वक्त ऐसे अनमैन्ड व्हीकल्स का इस्तेमाल आम होने लगा था, जो रियल टाइम में जानकारी देने और मिसाइल हमला करने में सक्षम थे। इनके जरिए अमेरिका में बैठकर अफगानिस्तान के सुदूर जगहों के बारे में जानकारी जुटाना आसान हो गया। So drones become ubiquitous. They become the weapon of choice. ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ने लगा था। चुने हुए टारगेट पर हमले के लिए इनकी मदद ली जाने लगी, लेकिन इसके लिए सटीक जानकारी की जरूरत होती, नहीं तो गलती का जोखिम रहता। अमेरिकी सेना के साथ साथ अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA भी ड्रोन कार्यक्रम चला रही थी। पार्ट 2, युद्ध में संतुलन।
all you actually have to do is go on Amazon. You don't even have to make them. सारा क्रेप्स कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में टेक पॉलिसी लैब की निदेशक हैं और ड्रोन्स पर 2 किताबें लिख चुकी हैं। वो कहती हैं कि पहले युद्ध में उस देश को बढ़त मिलती थी जो सेना और हथियारों में अधिक निवेश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। These have a real asymmetrical advantage for groups or countries. ऐसे देश जो अपनी सेना पर लाखों अरबों खर्च नहीं कर पाते, ड्रोन्स उनको भी आगे रहने का मौका देते हैं। ये दुश्मन को चकमा देते हुए उनके सुरक्षा घेरे को पार कर हमला कर सकते हैं, लेकिन इससे चिंता भी पैदा होती है क्योंकि इनके जरिए हमला कब कहाँ होगा आपको नहीं पता। जैसे खेल आयोजन और खास कार्यक्रम में संभावित हमले का खतरा बना रहता है। अमेरिका के लिए सुरक्षा अब महंगा सौदा बनता जा रहा है। यहाँ छोटे ड्रोन और आईईडी के संभावित हमलों से निपटने के लिए अलग अलग यूनिट बनाए गए हैं। आईईडी यानी इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने के लिए किसी विशेष कौशल की जरूरत नहीं होती। इराक और अफगानिस्तान में विद्रोहियों ने इनका काफी इस्तेमाल किया था। The billions of dollars that the US spent trying to counter these IEDs. आईईडी का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए अमेरिका ने अरबों डॉलर खर्च किए। ये अपने आप में उनके दुश्मन की जीत थी। $500 के ड्रोन या आईईडी से निपटने के लिए वक्त और पैसा लगाने के लिए बाध्य करना, आप इसे कामयाबी ही कहेंगे। वक्त के साथ ये स्पष्ट हो रहा है कि ड्रोन जंग के मैदान में चुनौती बढ़ा रहे हैं। गरीब देशों में मौजूद चरमपंथी भी इनकी मदद ले रहे हैं और ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं। So I think the capabilities are quite different. Terrorists. ड्रोन्स की क्षमता अलग अलग होती है। चरमपंथियों के पास विकसित देशों की सेना जैसी बेहतर तकनीक नहीं है। उनके ड्रोन साधारण होते हैं, जबकि बेहतर तकनीक वाले ड्रोन न केवल जानकारी जुटाने में अच्छे होते हैं बल्कि हमला करने में भी बेहतर होते हैं। लेकिन फिर बेहतर ड्रोन के जरिए हमले को अंजाम देने के लिए सटीक जानकारी की जरूरत होती है। बीते साल अफगानिस्तान में हुए अमेरिकी ड्रोन हमले की कड़ी आलोचना की गई थी। इसमें 10 आम नागरिक मारे गए थे। बाद में अमेरिका ने इसे गलती कहा था। You can see that the drone precisely. ड्रोन ने एक सफेद कार को निशाना बनाया, लेकिन गाड़ी में संदिग्ध इस्लामिक स्टेट खुरासान से जुड़े लोग नहीं थे, बल्कि एक आम नागरिक का परिवार था। मुझे लगता है कि पूरी जानकारी नहीं जुटाई गई और फैसला हड़बड़ी में लिया गया। जांच से पता चला कि आप जो उम्मीद करते हैं वैसी तस्वीर दिखने पर आपसे गलती हो सकती है। लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की अलग रणनीति यानी ड्रोन का इस्तेमाल यूक्रेन में युद्ध को किस तरह से प्रभावित कर रहा है। पार्ट 3, यूक्रेन के हथियारों का जखीरा। So what's puzzling here in this current war? डेविड हेम्बलिंग वरिष्ठ पत्रकार हैं और स्वार्म ट्रूपर्स हाउ स्मॉल ड्रोन्स विल कॉन्कर द वर्ल्ड के लेखक हैं। वो कहते हैं कि रूसी सेना के खिलाफ यूक्रेन अलग अलग तरीकों से ड्रोन को काम पर लगा रहा है। If you've got a team with anti-tank missiles who are stalking Russian tanks. एंटी टैंक मिसाइल वाले रूसी टैंकों को नष्ट करने के लिए यूक्रेन ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। इंफ्रारेड कैमरे वाले ड्रोन टैंकों के इंजन की गर्मी से उनकी जगह का पता लगा लेते हैं। ये आसान है क्योंकि रूसी सैनिक ठंड से बचने के लिए टैंकों के इंजन चालू रख रहे हैं। यूक्रेनी सेना बम गिराने के लिए भी ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। They have a large stockpile of these old Soviet-era anti-tank grenades. उनके पास सोवियत दौर के एंटी टैंक ग्रेनेड का बड़ा जखीरा है। सैनिकों के लिए इन्हें फेंकना जोखिम भरा है क्योंकि ये भारी हैं और कुछ मीटर दूरी पर गिर जाते हैं। उन्होंने 3D प्रिंटिंग की मदद से इनमें बदलाव किए हैं और ड्रोन के जरिए इन्हें गिरा रहे हैं। और फिर यूक्रेन के पास तुर्की में बने बड़े बायरक्टार ड्रोन भी हैं, जो घातक हमला कर सकते हैं। It has an endurance of 16 hours, so it's able to orbit the battlefield for a very. ये 16 घंटों तक आसमान में रह सकते हैं और इलाके का चक्कर लगाकर अपना लक्ष्य तलाश सकते हैं। ये एक साथ 4 लेजर गाइडेड मिसाइलें ले जा सकते हैं और बख्तरबंद गाड़ियों से लेकर टैंक तक को नष्ट कर सकते हैं। यूक्रेन के पास अमेरिका का स्विच ब्लेड ड्रोन भी है, जो इतना सटीक है कि एक व्यक्ति तक को निशाना बना सकता है।
It's similar to other drones, except it's got an explosive warhead on it. ये एक साथ 2 लक्ष्यों पर निशाना लगा सकते हैं और इन्हें लॉन्च करने से पहले लक्ष्य के बारे में जानकारी जरूरी नहीं है। ये 15 मिनट तक हवा में रहकर टारगेट की तलाश करते हैं, ऑपरेटर को जानकारी भेजते हैं और फिर अपने लक्ष्य को नष्ट करते हैं। डेविड कहते हैं कि यूक्रेनी सेना ड्रोन के इस्तेमाल की अपनी काबिलियत का बेहतर प्रदर्शन कर अपने से कई गुना बड़ी रूसी सेना को आगे बढ़ने से रोक सकी है और रूसी सेना अब तक यूक्रेनी हमलों का जवाब देने में सुस्त रही है। लेकिन आगे इस लड़ाई का भविष्य क्या ड्रोन बदल सकते हैं? वक्त है हमारे चौथे और आखिरी एक्सपर्ट का। पार्ट 4, ड्रोन की रणनीति। I of course hope that we reach a negotiated peace settlement as soon as possible. डॉक्टर जेम्स रॉजर्स लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में वॉर स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि यूक्रेन में शौकिया तौर पर ड्रोन चलाने वालों और कमर्शियल दुकानों ने अपने ड्रोन सेना को दान दिए हैं। युद्ध में इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन ये नजर रखने में मदद करते हैं और पता लगाते हैं कि रूसी सेना कहां-कहां मौजूद है। As the Russian forces start to disperse across the vast country. यूक्रेन अमेरिका के टेक्सास जितना बड़ा है और इतने बड़े इलाके में अपनी सेना को एयर डिफेंस देना किसी के लिए भी मुश्किल है। यूक्रेन की कोशिश है कि उसके हमले का असर बड़ा हो और सेना का मनोबल बढ़े। अब तक यूक्रेनी सेना शहरों के आसपास के इलाकों में ड्रोन का इस्तेमाल करती रही है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले वक्त में वो व्यापक तौर पर इनसे काम ले। जेम्स कहते हैं कि केवल बड़ी सेनाएं ही नहीं, इस्लामिक स्टेट जैसे कथित चरमपंथी गुट भी रणनीतिक तौर पर ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। So what you had was the drone itself was able to be sent in. हमने देखा है कि गठबंधन देशों की सेना पर हमले के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। पहले ड्रोन को सामने की तरफ से भेजा गया ताकि सेना पीछे हटने लगे, फिर ड्रोन को पीछे की तरफ से भेजा गया। ऐसे में सेना बीच में फंस गई और उस पर हमला करना आसान हो गया। लेकिन प्रश्न ये है कि भविष्य के संघर्षों पर ड्रोन का असर क्या पड़ेगा? अभी तक हमने यूक्रेन में स्वार्मिंग जैसी रणनीति नहीं देखी है, लेकिन ये असंभव है ऐसा कहना मुश्किल है। Swarming tactics, that is the ability to send lots of drones and स्वार्मिंग में कई तरह के सैकड़ों हजारों ड्रोन और मिसाइलें एक साथ दुश्मन की तरफ भेजे जाते हैं। ये दुश्मन सेना की रक्षा रणनीति और उनके एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं। इनमें से कुछ को गिराना संभव है, लेकिन कुछ अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे, ये तय है। भविष्य की लड़ाइयों में हम इस तरह की रणनीति देख सकते हैं। लेकिन एक और चीज है जो आने वाले वक्त में युद्ध का तरीका बदल सकती है, वो है ऑटोनोमस ड्रोन। We need to start questioning what meaningful human control is here. इस मामले में हमें मशीन पर इंसान के नियंत्रण को लेकर बात करने की जरूरत है। ऑटोनोमस ड्रोन पहले से बने एल्गोरिदम के आधार पर अपना लक्ष्य खुद चुनकर उसे नष्ट करते हैं और ड्रोन ऑपरेटर को इसकी जानकारी देते हैं। निशाना सही था या नहीं, इसका पता बाद में लगाया जाता है, लेकिन इन मामलों में हादसा होने की गुंजाइश अधिक है और अगर ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी कौन लेगा? लौटते हैं अपने सवाल पर। क्या भविष्य में ड्रोन युद्ध लड़ेंगे? रूस यूक्रेन युद्ध में दुश्मन के ठिकाने का पता लगाने से लेकर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी ड्रोन्स ने बड़ी भूमिका निभाई है। बीती सदी में शायद ये पहली बार है जब युद्ध में ड्रोन अहम खिलाड़ी साबित हुए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनके इस्तेमाल की संभावनाओं में और इजाफा कर सकता है, लेकिन सवाल ये भी उठ रहा है कि इस तरह की मशीनों को खुद फैसला लेने की कितनी आजादी दी जानी चाहिए। हो सकता है आने वाले वक्त में जंग के मैदान में ड्रोन का इस्तेमाल आम हो जाए और दुश्मन से आगे रहने के लिए इनकी मदद ली जाए। हमारे चौथे एक्सपर्ट जेम्स कहते हैं कि भविष्य में हर जंग में ड्रोन शामिल होंगे, लेकिन जंग केवल इन मशीनों से ही लड़ी जाए ऐसा नहीं होगा। कार्यक्रम को आप तक पहुंचाया था रविशंकर कुमार ने। फैसल मोहम्मद अली को दें इजाजत। मुलाकात होगी अगले हफ्ते फिर से, तब तक के लिए इजाजत। नमस्कार।